गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस का इंट्रोडक्शन लिया था कि क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, क्या डायरेक्ट टैक्सेस हैं और कैसे वो चलते हैं और क्या उनका स्ट्रक्चर है, डायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस प्री जीएसटी क्या क्या थे, क्यों थे, तो उस बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो मैं अभी भी कहता हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट करें और मेंशन करें जो चीज़ समझ में नहीं आई है, हम नेक्स्ट क्लास में उसको कंसीडर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी से। जीएसटी का इंट्रोडक्शन करेंगे, क्या होता है जीएसटी, क्यों लाया गया, क्या हिस्ट्री रही जीएसटी की, कैसे लाया गया, कैसे उसमें अंदर अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है, और साथ ही साथ क्या है जीएसटी, क्या गुड्स एंड सर्विसेज क्या क्या उसमें कंसीडर करी जाती हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा हम बेसिक्स यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टैक्स स्ट्रक्चर की बात करते हैं जो प्री जीएसटी हुआ करता था, ठीक है। सबसे पहले टैक्स स्ट्रक्चर जो हमारा था, हमने उस दिन पढ़ाई था कि सबसे पहले आता है टैक्स। टैक्स के दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो उसको फर्दर हम डिवाइड करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स के दो पार्ट्स हो जाते हैं, इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स, जो मैंने आपको बताया था। पहला इनकम टैक्स जो आपकी जो इनकम है उस पर लगता है, वेल्थ टैक्स जो है वो आपका लगता है, वेल्थ टैक्स जो है वो आपका लगता है आपकी जो भी आपकी वेल्थ क्रिएट हो रही है उसके ऊपर, जैसे लैंड एंड ऑल, इन सब पे वेल्थ टैक्स दिया जाता है। फिर बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्स भी दो टाइप के हो जाते हैं, एक होता है सेंट्रल जो कि सेंट्रल आपको से चार्ज करता है, दूसरा हो जाता है स्टेट जो स्टेट आपका वो है वो चार्ज करता है। सेंट्रल के अंदर आते हैं एक्साइज, कस्टम्स एंड सर्विस टैक्स। ये तीन तरीके के टैक्सेस जो हैं वो आपसे कौन चार्ज करता था, सेंट्रल चार्ज करता था। पहला कौन सा, एक्साइज ड्यूटी, दूसरा सर्विस टैक्स एंड तीसरा कस्टम्स ड्यूटी, ठीक है। फिर बात करते हैं स्टेट की। स्टेट क्या क्या आपसे टैक्स चार्ज करता था, पहला है वैट, दूसरा है एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रॉय एक्सेट्रा। सो ये एक प्री जीएसटी स्ट्रक्चर था जो कि जीएसटी से पहले फॉलो किया जाता था। इस स्ट्रक्चर में ना बहुत सारी दिक्कतें थी। दिक्कतें कैसी थी, क्या क्या मेन दिक्कत आती थी? सबसे पहले जो मेन दिक्कत थी वो थी डुअल टैक्सेशन, जिसे हम कहते हैं टैक्स ऑन टैक्स। टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स का मतलब है कि आपने एक प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स पे कर दिया, बट आफ्टर पेइंग दैट टैक्स आप फिर से टैक्स पे कर रहे हैं। सो ये क्या है, डबल टैक्सेशन। मतलब एक चीज पे आप जब टैक्स दे चुके हैं, आप उसके बावजूद उस पर फिर से टैक्स आपको देना पड़ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है उसे कहते हैं डबल टैक्सेशन। वाई जीएसटी वॉज नीडेड, पहले इसे समझते हैं, फिर हम हिस्ट्री पे आएंगे, जीएसटी कैसे आया, कैसे लाया गया। पहले हम जीएसटी क्यों हमें लाने की जरूरत पड़ी उस पर आते हैं। सिंप्लीफाई एंड यूनिफाई द इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था ना, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये चीज समझाई थी। बिकॉज क्यों था ऐसा, उसका रीजन था कि कितने टैक्सेस हो गए,
आपको सेंट्रल को टैक्स करना है, टैक्स देना है, एक्साइज ड्यूटी देनी है, सर्विसेज है तो सर्विस टैक्स देना है, कस्टम ड्यूटीज है, ठीक है, वो आपको देना है, फिर आपको वैट देना है, फिर आपको एंटरटेनमेंट टैक्स देना है। तो ये सारी चीजें जो थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस, उनको मेंटेन करना, उनका ध्यान रखना कि कौन सा टैक्स जाएगा, कैसे जाएगा, कब जाएगा, क्या होगा, वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती थी। सो उसको कम करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उस टैक्स स्ट्रक्चर को थोड़ा यूनिफाइड वे में प्रेजेंट करने के लिए हमारे को जीएसटी की नीड थी। सो पहला तो ये है। दूसरा था एलिमिनेटिंग cascading tax to reduce the overall tax burden. Cascading tax क्या होता है? बेसिकली जो मैंने आपको अभी बात बताई कि हम जब इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम पुराना वाला फॉलो करते थे तो हमारे को क्या होता था, डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन, टैक्स ओवर टैक्स, उसको क्या कहा जाता है, कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स। जब एक चीज पे आप टैक्स पे कर देते हैं एंड उसके बाद आपको फिर से उस पे टैक्स देना पड़ता है, तो उसे कहते हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, एंड ऑल्सो नोन एज, इन बेसिक लेमन टर्म्स, इट इज नोन एज डबल टैक्सेशन। दुगना कर। आपको जब दो बारी एक ही चीज पे टैक्स देना पड़ रहा है, टैक्स ऑन टैक्स, आपको टैक्स पे भी टैक्स देना पड़ रहा है, तो वहां पे आ जाता है कास्केडिंग इफेक्ट। तो इसको एलिमिनेट करना सो दैट कि ओवरऑल टैक्स बर्डन जो है वो कम हो सके, इस वजह से भी जीएसटी को लाना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स एंड एनकरेजिंग इंटरस्टेट कॉमर्स। मैंने आपको बताया था अभी जब मैं आपको चार्ट दिखा रहा था कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के ना दो पार्ट हो रखे थे, एक सेंट्रल और एक था स्टेट। तो जब सेंट्रल और स्टेट के टैक्सेस डिफरेंट थे ना, तो एक बैरियर क्रिएट हो जाता था इन डिफरेंट स्टेट्स, जिसके कारण ना ट्रेड एंड कॉमर्स में दिक्कत होती थी। एंड जब ऐसा होता है सो स्टेट्स, इंटरस्टेट जो कॉमर्स है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है, लोग प्रेफर नहीं करते, बिकॉज टैक्सेशन इशू, सेंट्रल टैक्स कैसे दिया जाएगा, सेंट्रल टैक्स देखना पड़ेगा, और फिर स्टेट के टैक्सेस अलग हैं, सबको मेंटेन करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। इस वजह से लोग इंटरस्टेट ट्रेड्स जो थे ना उनको कम प्रेफर करते थे। सो टू बूस्ट दैट, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इसके लिए भी इन बैरियर्स को हटाना बहुत जरूरी था। एंड फॉर दैट हम जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उनको जीएसटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिला, जो कि एक टाइप ऑफ टैक्स है जो ओवरऑल सारी जगह पे मैटर कर जाएगा, चाहे वो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस हो और चाहे वो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शंस हो, सब जगह पे ये काम करेगा। इस वजह से भी इसको लाना बहुत जरूरी समझा। अगला पॉइंट आ गया, इंक्रीज टैक्स कॉम्प्लायंस थ्रू अ मोर ट्रांसपेरेंट एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम। अभी तक जो चल रहा था ना प्री जीएसटी एरा में, जो सारी चीजें थी वो थी इन अ वेरी नॉर्मल एंड विदाउट टेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स, जहां पे बहुत बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा था, पेपर वर्क पे काम होता था, सारा कुछ पेपर वर्क पे है, सब कुछ आपको वो करना है। विद द स्टार्ट ऑफ जीएसटी, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, जितना भी कुछ था ये इन्होंने सारा कुछ कर दिया टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एंड वेरी इजी फॉर एनीवन टू फाइल। आप जैसे लोग बहुत इजीली, कोई भी जो काम कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, या कोई गुड्स बेच रहा है या कोई सर्विसेज बेच रहा है, वो बहुत इजीली अपना जीएसटी जो है उसको फाइल कर सकता है खुद ही। किसी सीए के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी टैक्स कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत,
आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, आप बहुत इजीली उसे फाइल कर सकते। इतना इजी स्ट्रक्चर इन्होंने टेक्नोलॉजिकल बेस बना दिया। सो क्यों बनाया गया? जिससे कि टैक्स इवेजन कम हो सके, टैक्स की चोरी कम हो सके, टैक्स कंप्लायंस अच्छा हो जाए। और धीरे धीरे करके ये सब चीजें बहुत ही बेटर हो गई हैं विद द टाइम स्पैन, जब से जीएसटी इंट्रोड्यूस करा गया है। और आज का टाइम अगर हम देखें तो इट हैज बीन अ ट्रिमेंडस ग्रोथ जो कि गवर्नमेंट को मिली है इन जीएसटी रेवेन्यूज। अब हर साल जब बजट आता है तब उस चीज को सुनिए, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है एंड गवर्नमेंट इज गेटिंग अ वेरी गुड रेवेन्यू फ्रॉम द जीएसटी। सो टैक्स कंप्लायंस अच्छा करने के लिए भी जीएसटी को यहां पे लाया गया। दूसरा था टू क्रिएट अ सिंगल नेशनल मार्केट इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी एंड फेयरनेस इन टैक्सेशन। आपने, अगर आप न्यूज देखते हो या जनरल नॉलेज आपको पढ़ते हो तो वहां पे जब जीएसटी को लाया गया था ना, मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी और वही जीएसटी का मोटो बना, जिसे कहते हैं वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स, एक नेशन है, भारत एक देश है, तो टैक्स भी क्या है? एक है। इस अप्रोच को लाने के लिए क्यों इतना बढ़ाया गया? सो दैट यूनिफॉर्मिटी आ सके, फेयरनेस आ सके, किसके अंदर? टैक्सेशन सिस्टम के अंदर। टैक्सेशन जो है बहुत अच्छा हो सके, इनडायरेक्ट टैक्स बहुत स्ट्रक्चर जो है बहुत इजी गोइंग हो सके, इसके कारण यूनिफॉर्मिटी आ सके, नेशनल मार्केट, पूरा एक देश जो है नेशनल मार्केट बन जाए। कोई कहीं पे भी सामान को बेच दे, कोई कुछ भी बेच दे, उसे टैक्स का क्रेडिट मिल सके जो उसने टैक्स पे करा है। इस चीज को लाने के लिए भी जीएसटी की नीड थी और इसका मोटो बनाया गया वन नेशन वन टैक्स। सो दिस वाज द मेन थिंग्स, दिस वर द मेन थिंग्स जिनके कारण जीएसटी की नीड थी। और बहुत सारी चीजें कंसीडरेशन में रहती हैं। मेजर मैं कंसीडर करता हूं कास्केडिंग इफेक्ट जो था उसको खत्म करना, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं एक प्रोडक्ट पे बार बार टैक्स दूं। अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, तो मैं एक बार टैक्स दूंगा, बट मैं जो प्रोड्यूस करने के लिए उस प्रोडक्ट को और बाय प्रोडक्ट्स परचेज कर रहा हूं या रॉ मटेरियल परचेज कर रहा हूं, मैं उस पर भी टैक्स दे रहा हूं। एंड आफ्टर प्रोडक्ट्स जब मैं आगे बेच रहा हूं तो मैं उस पर भी टैक्स दे रहा हूं। सो मैं ये चीज नहीं वो करूंगा। सो द पॉइंट इज, उस सिस्टम को खत्म करने के लिए, टैक्स पे टैक्स ना लगे, उस सिस्टम को खत्म करने के लिए जीएसटी का लाना आना बहुत जरूरी था। सो दीज वर सम पॉइंट्स जिसकी वजह से हम कंसीडर करते हैं कि जीएसटी वाज नीडेड विद टाइम एंड बहुत अच्छा एक ये वो है जिसके कारण आज के टाइम पे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है गवर्नमेंट को। अब हम आ जाते हैं पीछे, देखते हैं प्री जीएसटी एरा में क्या था, हिस्ट्री क्या है जीएसटी की, कैसे जीएसटी को लाया गया। आए हुए अब इस पे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ जीएसटी इन इंडिया। प्री जीएसटी एरा की बात करें, 2017 से पहले की बात करें, कॉम्प्लेक्स टैक्स सिस्टम है, मल्टीपल लेयर्स हैं। कैसे? इनडायरेक्ट टैक्स की पहला है वैट, सर्विस टैक्स अलग है, मतलब गुड्स अगर आप सेल आउट कर रहे हैं तो आपको टैक्स लगाना है वैट, ठीक है, आपका वैट लगेगा। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं किसी को तो वहां पे सर्विस टैक्स लगेगा। एक्साइज ड्यूटी और अदर्स बहुत सारी हैं, सब मैंने आपको बता चुका हूं, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ये सारी चीजें हैं। वैट एंड सर्विस टैक्स मेन रहता है। कास्केडिंग टैक्स इफेक्ट, अभी इसकी हमने बात करी। टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे टैक्स जो लगता है उसकी हमने बात कर ली। मेजर मल्टीपल स्टेट स्पेसिफिक टैक्सेस
लीडिंग टू इनएफिशिएंसी इन इंटर स्टेट ट्रेड। जो अभी मैंने आपको समझाया कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस करने के लिए एक बहुत बड़ा इशू था कि जल्दी से कोई करना नहीं चाहता था इंटरस्टेट टैक्स। क्यों? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस करने में हर स्टेट का अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर था, इंटर स्टेट्स जो था उसको करने के लिए। आप एक जगह से दूसरी जगह अगर सामान भेज रहे हैं तो वहां का टैक्स स्ट्रक्चर डिफरेंट है, आपको टैक्स देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा, कहीं कम देना पड़ेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए लोग ट्रेड नहीं करते थे। सो इनएफिशिएंसी इन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस, दैट्स व्हाई जीएसटी में ये प्री जीएसटी एरा था। फिर अगर हम बात करें कंसेप्चुलाइजेशन की कि कैसे कैसे कंसेप्चुलाइजेशन हुआ जीएसटी का, जीएसटी की लाने के लिए क्या क्या दिक्कतें आई, क्या हुआ, अब थोड़ा उसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले 2006 में अनाउंसमेंट हुआ ऑफ जीएसटी फॉर द फर्स्ट टाइम was made by then Union Finance Minister during budget of 2006-7 that it would be introduced in April 1st 2010। 2006 में ये अनाउंसमेंट कर दिया गया बजट के अंदर कि जीएसटी को लाया जाएगा 2010 में, 1 अप्रैल से उसको ले आएंगे हम, ये बोला गया था 2010 के और 2006 के बजट में। पहला डिस्कशन पेपर लगाया गया कब? जो भी एम्पावर्ड कमिटी बनाई गई 2006 के अंदर, उसमें 2009 को, ठीक है। फिर 2011 में एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया एंड लैप्स हो गया, सब्सिक्वेंटली लैप्स कर दिया गया उसे बिकॉज ऑफ वो पास नहीं हो पाया, उसको थोड़ा सा ढील दे दी और छोड़ दिया गया कि अभी नहीं हम इसको पास कर रहे। उसमें चेंजेस होंगे, क्या होगा कैसे नहीं होगा, वो सब चीजें बात की बात। फिर 2014 में कॉन्स्टिट्यूशन में 122 सेकंड अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। लोकसभा में 2014 में आपका बिल लाया गया। फिर उसके बाद 2016 अगस्त द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट वाज इनैक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन में 2016 में अगस्त में 101 एक्ट था, उसको अमेंड कर दिया गया, ठीक है। फिर सितंबर 2016 में फर्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बैठी गई। देखो बात क्या हुई थी 2006 में कि 2010 में चालू कर दिया गया, बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इश्यूज एंड बहुत सारी चीजें जो पाइलअप होती गई, उसके कारण से 2016 में अमेंडमेंट लाया गया अगस्त में, और सितंबर 2016 में पहली जीएसटी की काउंसिल मीटिंग बैठ गई। तो 2016 में यहां पे सारा कुछ हो गया। 2000 मार्च 17 से जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करती है सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस एक्ट। क्या क्या चीजें जीएसटी कमिटी ने रिकमेंड करी? सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी, यूनियन टेरिटरी जीएसटी एंड कंपनसेशन सेस एक्ट। ये सारी चीजें हमारी दी गई बाय दी जीएसटी काउंसिल। 2017 में इन एक्ट को पास कर दिया गया। कब? अप्रैल में। मई 2017 में जीएसटी रिकमेंड्स ऑल द रूल्स, सारे रूल्स जो हैं जीएसटी ने रिकमेंड कर दिए। 30 जून को ये सारे के सारे एक्ट जो हैं पास हो गया हर स्टेट के अंदर, एक्सेप्ट की J&K, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के सारी जगह पे ये जो एक्ट थे वो पास कर दिए गए, ऑल स्टेट्स, ऑल यूनियन टेरिटरीज।
1 जुलाई को जीएसटी वॉज लॉन्च्ड। 1 जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स मार्केट 1 जुलाई 2017 में लाई गई और 8 जुलाई से जम्मू एंड कश्मीर में भी ये पास कर दी गई एक्ट। 8 जुलाई को 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में भी पास हो गई है एंड जर्नी कंटिन्यूज टिल देन। 2017 को 1 जुलाई से 2017 को जीएसटी लाया गया पूरे देश भर में, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, और 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्ट को पास कर दिया गया। तो 8 जुलाई से जम्मू एंड कश्मीर में भी वो लगना शुरू हो गया। सो दिस वाज द जर्नी ऑफ जीएसटी कि कैसे कैसे बढ़ करके क्यों नीड पड़ी पहले जीएसटी की, फिर उसके बाद कैसे उसको कंप्लायंस में लाया गया, कैसे एक्ट पास हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीजें यहां पे एक्सप्लेन की गई है। ठीक है, अब ये तो हो गया बेसिक हिस्ट्री ऑफ जीएसटी, कैसे आया कैसे हुआ। अब आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि जीएसटी है क्या, जीएसटी की डेफिनेशन क्या है, जीएसटी में क्या क्या चीजें आती हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जीएसटी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जब जीएसटी नहीं था उससे पहले 2 टैक्स लगते थे अलग अलग, गुड्स पे वैट लगता था, सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था। जब जीएसटी आ गया तो एक टैक्स बना दिया गया दोनों के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। डेफिनेशन क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इज अ सिंगल यूनिफाइड टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट एलिमिनेट्स द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। एक टैक्स जो कि दोनों पे लगता है, गुड्स पे एंड सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज पे, ऑन सप्लाई, उन दोनों की सप्लाई पे, एंड इट एलिमिनेट्स द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। अब कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस कैसे एलिमिनेट करता है, अब थोड़ा सा उसके बारे में भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या पूरी एक्सप्लेनेशन करी गई है। जीएसटी इज अ टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विद वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। ईच स्टेज पे वैल्यू एडिशन है। हैविंग कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ सेट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर सर्विस प्रोवाइडर्स पॉइंट अप टू द रिटेलर्स लेवल वेयर ओनली द फाइनल कंज्यूमर शुड बियर द टैक्स। होता क्या है, मैं बेसिक सी आपको चीज बता देता हूं इसका एक बहुत इजी एंड सिंपल वे में। जीएसटी जो है एक वैल्यू एडिशन है ऑन दी ईच स्टेज ऑफ कंटिन्यूस चेन ऑफ सेट बेनिफिट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू रिटेलर। मतलब जहां से प्रोडक्शन शुरू हुआ वहां से लेकर रिटेलर तक कंटिन्यूस वैल्यू एडिशन है। कैसे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आप बाजार से ब्रेड लेने गए, एक ब्रेड लेने गए तो ब्रेड को बनाने में क्या क्या आइटम्स लगते हैं? आटा लगेगा, सॉरी आटे की अगर आप ब्रेड लेंगे तो आटा लगेगा, ईस्ट लगेगा, पानी लगेगा, पैकेजिंग मटेरियल होगा, वो होगा, दैट्स इट। ठीक है, इतनी चीज लगी। तो अगर आप एक प्रोड्यूसर है, वो ब्रेड बना रहा है, सबसे पहले उसने प्रोडक्ट क्या लिया? आटा लिया। जब उसने आटा लिया तो आटे पे उसने कुछ टैक्स दिया होगा, तो पहला टैक्स उसने कहां दे दिया? ऑन आटा। ठीक है, यहां पे टैक्स उसने पे कर दिया। अब फिर उसने ईस्ट ली, ईस्ट पे उसने टैक्स दिया होगा, तो वहां पे भी टैक्स आ गया। ईस्ट ली तो वहां पे भी टैक्स आ गया। पानी है, पानी तो बेसिक यूज है, टैक्स उस पर भी दे रहा होगा तो वो भी इंक्लूड हो गया। तो सब चीज पे उसने टैक्स पे कर दिया। अब उसने ब्रेड बना ली, मोल्ड में डाल के ब्रेड को प्रिपेयर कर लिया। पैकेजिंग के लिए उसने पैकेजिंग मटेरियल लिया, उस पर टैक्स दिया। ठीक है, तो जब इतना सब कुछ हो गया,
अब क्या हुआ, उसने सब जगह टैक्स दे दिया। अब उसने प्रोडक्ट बना के ब्रेड तैयार करके मार्केट में भेज दिया रिटेलर के पास। जो रिटेलर ने खरीदा, जब प्रोडक्ट, रिटेलर जो भी मार्केट था, उसने जब ब्रेड खरीदी, उसने भी कुछ ब्रेड पे कुछ अमाउंट पे टैक्स दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50 रुपीज की आज ब्रेड है, मैं कंसीडर करता हूं, चलो हम ले लेते 40 रुपीज की रिटेलर को पड़ रही है, ठीक है। तो उसने जो प्राइस थी 38 रुपीज था, प्लस 2 रुपए जो था वो था जीएसटी, तो उसने 40 रुपए पूरे दिए। आपको वो बेच रहा है 45 रुपीज में, तो जिसमें से 2 रुपए, 3 रुपए वो कमा रहा है और 2 रुपए टैक्स के दे रहे हो आप। 5 रुपए आपने ऊपर दिए, जिसमें 3 रुपए वो कमा रहा है, 2 रुपए वो आप दे रहे हो टैक्स के। तो अब देखो, अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, आटे पे टैक्स दिया प्रोड्यूसर ने, ईस्ट पे प्रोड्यूसर ने दिया, फिर रिटेलर के पास आई, रिटेलर ने जो ब्रेड पकड़ी उस पे उसने टैक्स दिया, फिर आप जब ले रहे हो आप भी टैक्स दे रहे हो, तो बात तो वही पड़ गई। आप कहोगे जी सर टैक्स पे टैक्स तो लगा, जब रिटेलर ने दिया फिर हमने भी दे दिया, हमें नहीं देना चाहिए था। अब खेलना यहां पे चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? जो रिटेलर ने टैक्स दिया ना, वो उसका इनपुट ले लेगा। किससे इनपुट ले लेगा? प्रोड्यूसर से। वो कहेगा जी मैं तो टैक्स दे चुका हूं, ठीक है, तो मेरे को तो वापस दे दो मेरा पैसा। मैंने किससे ले लिया? ये 2 रुपए कस्टमर से ले लिया मैंने, 2 रुपया गवर्नमेंट को जाएगा ये, समझे आप? वो कह रहा है जी मैं तो टैक्स जो मैंने दिया था वो तो मैंने कंज्यूमर से ले लिया, सीधा सीधा 2 रुपया आपको पहुंचेगा। ये 2 रुपया नहीं जाएगा, ये इसके पास वापस आ जाएगा। किसके पास? रिटेलर के पास। क्यों? क्योंकि जो टैक्स बैठता था किसका? गवर्नमेंट का, वो कितना था? 2 रुपीज, एंड वो 2 रुपीज किसने दिया? कंज्यूमर ने। तो जीएसटी का मेन यही रोल है कि हर जो एक वैल्यू एडिशन होती है, जो भी एक स्टेज होगी, उस स्टेज पे आपको इनपुट मिल जाएगा क्रेडिट का। आपको जो आपने टैक्स दिया उसका इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा, जो कि आप बाद में अवेल कर सकते हैं जब आप उस प्रोडक्ट को आगे सेल आउट कर देंगे। अगर आप फाइनल कंज्यूमर है तो आपका ऊपर ही टैक्स का बर्डन आएगा। सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी, जिससे कि डबल टैक्सेशन जो है वो हट जाती है। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जीएसटी क्या है। थोड़ा सा और क्लियर होगा जब हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी न्यूमेरिकल से थोड़ा सा इसको समझेंगे कि कैसे कैसे कैलकुलेशन करी जाती है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अभी आगे देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज इसमें आती क्या क्या है और क्या क्या नहीं आता। पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ गुड्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में गुड्स का मीनिंग क्या दिया गया है उसे देख लेते हैं। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी other than money and securities that is marketable or capable of being traded। जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करी जा सकती है और वो कैपेबल हैं टू बी ट्रेडेड, उनको ट्रेड किया जा सकता है, उन्हें बेचा जा सकता है, तो वो गुड्स के अंदर कंसीडर करी जाती है, एक्सेप्ट मनी एंड सिक्योरिटीज। इन दोनों को छोड़ करके आप हर एक चीज को ट्रेड कर सकते हो और उनको गुड्स माना जाएगा। दिस इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल गुड्स एंड सर्टेन इनटेंजिबल गुड्स दैट कैन बी सोल्ड, ट्रांसफर्ड और एक्सचेंज। इसमें दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, फिजिकल गुड्स जो कि टेंजिबल है जिन्हें आप देख सकते हो, और कुछ ऐसे इनटेंजिबल गुड्स जो कि मार्केटेबल है और ट्रेडेड है, जो कि मार्केट हो सकते हैं और ट्रेड उनका किया जा सकता है। तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे गुड्स, जो कि जीएसटी में काउंट करे जाएंगे।
क्या क्या है मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? गुड्स मस्ट बी मूवेबल, दैट इज दे कैन बी फिजिकली ट्रांसफर्ड और मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक प्लेस से दूसरी प्लेस में फिजिकली उसको ट्रांसफर किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी, सच एज लैंड और बिल्डिंग्स डज नॉट कम अंडर द कैटेगरीज ऑफ गुड्स। मैंने अभी क्या बताया कि सिर्फ वो गुड्स जो कि मूवेबल है वही यहां पे कंसीडर करे जाएंगे, उनके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टीज कौन सी होगी? लैंड एंड बिल्डिंग्स। लैंड एंड बिल्डिंग्स को आप मूव नहीं कर सकते हैं, तो वो यहां पे कंसीडर नहीं करी जाएगी। एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, ये हमने बताया। द डेफिनेशन स्पेसिफिकली एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, स्टॉक्स, बॉन्ड, शेयर्स एक्सेट्रा फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी। ये गुड्स में कंसीडर नहीं करे जाते, इनको गुड्स में कंसीडर नहीं करा जाता। मनी एंड सिक्योरिटीज आर कंसीडर्ड सेपरेट कैटेगरीज एंड आर नॉट टैक्स्ड अंडर जीएसटी फ्रेमवर्क। वो एक सेपरेट कैटेगरीज हैं और उनको अलग तरीके से टैक्स किया जाता है, बट ऐसे टैक्स जीएसटी के अंडर नहीं करा जाता। ठीक है, अब अगला पॉइंट जो था मार्केटेबल एंड ट्रेडेबल, डेफिनेशन के अंदर पॉइंट दिया गया मार्केटेबल एंड ट्रेडेबल, तो वो क्या है? गुड्स अंडर द जीएसटी एक्ट मस्ट बी मार्केटेबल और कैपेबल ऑफ बीइंग ट्रेडेड, मीनिंग दे कैन बी बॉट और सोल्ड इन द मार्केट। जो भी गुड बेचा और खरीदा जा सकता है वो क्या है? मार्केटेबल है और ट्रेडेबल है, सो वो यहां पे इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है गुड्स कैन बी आइदर रॉ मटेरियल्स, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एज लॉन्ग एज दे आर कैपेबल ऑफ बीइंग बॉट एंड सोल्ड और एक्सचेंज्ड। चाहे रॉ मटेरियल हो, चाहे वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हो या कोई फिनिश प्रोडक्ट हो, कोई मतलब नहीं है, एज लॉन्ग एज वो बेचा खरीदा जा सकता है, तो वो क्या है? एक मार्केटेबल एंड ट्रेडेबल प्रोडक्ट है। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स, टेंजिबल ऑल्सो कवर्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, मशीनरी, व्हीकल्स एक्सेट्रा, जो हम छू सकते हैं, जो कि फिजिकली जिन्हें टच करा जाता है, देखा जाता है, वो कहते हैं टेंजिबल गुड्स। इनटेंजिबल गुड्स में इंक्लूड लाइक सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर when sold as a प्रोडक्ट, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट, कोई पेटेंट है उसको बेचा जा रहा है तो वो भी एक गुड कहलाया जाएगा उस टाइम में। आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफर्ड, सोल्ड और लाइसेंस्ड। ठीक है, तो ये था आपका गुड्स की डेफिनेशन कि गुड्स जो है वो क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है, ये यहां पे बताई गई है। आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज क्या है जीएसटी के अंदर, उनका क्या मीनिंग है वो देख लेते हैं। सर्विसेज रेफर्स टू एनीथिंग दैट इज नॉट कंसीडर्ड गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज अंडर जीएसटी एंड इज प्रोवाइडेड फॉर अ कंसिडरेशन। सर्विसेज क्या है? वो चीजें जो कि गुड्स नहीं है और मनी नहीं है और सिक्योरिटीज नहीं है और दी जा रही हैं फॉर अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब किसी चीज के एक्सचेंज में, तो वो क्या कहलाएगा? आपका सर्विसेज। इनटेंजिबल इन नेचर, सर्विसेज हमेशा इनटेंजिबल होती हैं नेचर में, उन्हें आप देख नहीं सकते। सर्विसेज आर टिपिकली intangible, they can't be touched unlike goods, they often involve actions or tasks performed for someone else। सर्विसेज क्या है? आपके लिए कोई दूसरा काम कर रहा है तो उसको क्या चाहिए? कुछ कंसिडरेशन चाहिए, तो वो अगर आपके लिए काम कर रहा है, आप उसे पेमेंट करेंगे तो वो क्या हो गया? एक सर्विस हो गई। तो सर्विसेज क्या है? हमेशा ज्यादातर इनटेंजिबल नेचर की होती है। दूसरी चीज क्या है डेफिनेशन में? नॉट गुड्स, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज मूवेबल प्रॉपर्टी। सीधी सी बात, कोई भी ऐसी चीज जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं होती, वो आपकी क्या कहलाती है? सर्विसेज। बट कैन बी प्रोवाइडेड टू कंज्यूमर्स फॉर फी इज कंसीडर्ड एज सर्विस। किसी एक छोटी सी फी के लिए कस्टमर को दी जा सके, वो क्या है? सर्विस। गुड नहीं है, फिजिकल
प्रॉपर्टी नहीं है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, बट स्टिल फॉर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, फॉर अ स्मॉल फीस आपको दी जा रही है, कंसल्टेशन दी जा रही है, आपको सर्विस दी जा रही है, कुछ भी आपको आपके लिए काम किया जा रहा है कि एक छोटी सी फीस के लिए, तो वो एक सर्विस में काउंट होगी और वो जीएसटी के अंदर एज अ सर्विस टैक्स करी जाएगी। सो ये था आज जीएसटी का बेसिस कि जीएसटी लाया क्यों गया, जीएसटी की हिस्ट्री क्या रही, जीएसटी में गुड्स क्या है, जीएसटी में सर्विसेज क्या है, उनका मीनिंग क्या है, क्या एक्ट में डेफिनेशन दी गई है, ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस करी। होप आपको समझ में आया होगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो प्लीज़ वीडियो में नीचे कमेंट करें और बताएं, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करूंगा और उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। होप आपको वीडियो अच्छी लगे। थैंक यू, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और आगे की चीज़ें फॉलो करते हैं। थैंक यू, स्टडी हार्ड।